नमस्कार मित्रों, मैं नरपत प्रयान कैनन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है बृहत्तर भारत अर्थात भारतीय सभ्यता संस्कृति का विदेशों में प्रचार। ये बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे RS, IAS, फर्स्ट गेट की जीके पेपर में सबके लिए कॉमन होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड गेट और रीट के लिए जो अभी आने वाली वैकेंसी है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ इस ध्यानपूर्वक बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, बिना स्किप किए हुए अंत तक चलाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। 3 शताब्दी ईसा पूर्व की मध्य भारत बाहरी विश्व से व्यापारिक स्तर पर संपर्क में रहा, जबकि भारत की 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है। लेकिन ये विश्व के अन्य देशों से भारत की नज़दीकी संबंध बनाने में कभी भी बाधक सिद्ध नहीं हुए। भारतीय लोगों ने सुदूर देशों की यात्राएं की और वे जहाँ भी गए वहाँ भारतीय संस्कृति का अमिट छाप छोड़ी। इस प्रचार की सर्वाधिक विलक्षणता यह है कि यह प्रचार का उल्लेख किसी समाज या व्यक्ति को जीतना था, हराना नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को स्वेच्छा से स्वीकार करवाना था। हम इस अध्याय में देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का दूसरे देशों के कैसे प्रचार हुआ और उन प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा। बात करते हैं मध्य एशिया की। मध्य एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य एशिया वह एरिया है जो वर्तमान में भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान, चीन, रूस आदि से घिरा हुआ प्रदेश क्या कहलाता है? मध्य एशिया। क्या कहलाता है? मध्य एशिया क्षेत्र। और मध्य एशिया में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित आते, कौन कौन से आते थे जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं करा शहर, दूसरा यारकंद, तीसरा खोतान, चौथा कूची, तुर्फान, शान। ये शहर मध्य एशिया में आते हैं जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार। चीन से आने जाने वाले व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। चीन जाने वाले व्यापारी थे ना, जो मध्य एशिया से होकर गुजरते, जिसमें कराचेर, कुची, खोतान से होते हुए मध्य एशिया जाते थे। इस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, फिर भी इस रास्ते से जाना पड़ता था। जो मार्ग उन्होंने बनाया वो आगे चलकर क्या कहलाया? रेशम मार्ग। क्या कहलाया? रेशम मार्ग। जो रेशम मार्ग को इस नाम से इसलिए बुलाया जाना क्योंकि चीन से रेशम का व्यापार इसी रास्ते से होता था, इसलिए इसने रेशम मार्ग का। फिर इसी रेशम मार्ग से भारतीय जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान या व्यापार करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। तो ये रेशम मार्ग है जो उत्तर मध्य एशिया का शहर है कूची शहर में रेशम मार्ग 2 भागों में बढ़ जाता था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। 2 भागों में बढ़ जाता। जो उत्तरी रेशम मार्ग था जिसमें कराशेर, समरकंद, काशगढ़, तुर्फान, हामी से होकर गुजरता था। जो दक्षिणी रेशम मार्ग था, जो यारकंद, खोतान, केरिया, चेर, मीरान से होकर गुजरता था, ये रेशम मार्ग है जो वापस चीन में एक स्थान है डुन हुआन। किस स्थान का नाम क्या है? डुन हुआन की गुफाएं। इस स्थान से ये रेशम मार्ग है जो वापस एक हो जाता था। डिन हुआन की गुफाएं चाइना में,
इस स्थान पर रेशम मार्ग वापस एक हो जाता था। ग्रेटर इंडिया, तो भारत के वृहत्तर भारत का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राधा कुमुद मुखर्जी। किसने किया था? राधा कुमुद मुखर्जी। इनकी बुक आई थी जिसका नाम है भारत की मौलिक एकता। भारत की मौलिक एकता, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने, राधा कुमुद मुखर्जी ने इस पुस्तक में पहली बार ग्रेटर इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार कैसे हुआ, क्या कारण रहे। तो विदेशी प्रचार प्रसार प्रचार का कारण, क्या कारण थे? सबसे पहला कारण इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रचार का सबसे प्रथम कारण कौन सा था? तो सबसे प्रथम कारण था व्यापार। क्या था? व्यापार। सर्वप्रथम कारण था व्यापार। दूसरा कारण था धर्म। ये क्या था? सर्व प्रमुख। ठीक है, सर्व प्रमुख कारण था। यानी एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो सर्वाधिक योगदान है किसका रहा? धर्म का। धर्म में भी पूछे तो कौन सा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, और तीसरा कारण था उपनिवेश की स्थापना। अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें, कालक्रम की दृष्टि से देखें तो भारत में सांस्कृतिक प्रचार का प्रथम प्रमाण क्या था? 1400 बीसी का बोगस कोई अभिलेख। ठीक है, ये कालक्रम की दृष्टि से पहला प्रमाण था। अग्नि पुराण में भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? जम्बूद्वीप। और एक बाबेर जातक जो बौद्ध जातक गता है उसमें कहा गया है कि भारतीय व्यापारी खुले समुद्र की यात्रा करते हुए भूमि से ओझल हो जाया करते थे तथा बेबीलोन में भारत के मोर का निर्यात करते थे। इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत का विदेश के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत में विदेश संस्कृति का प्रचार हम दो भागों में बांट सकते हैं। मध्य एशिया, जिसमें तिब्बत और चाइना वगैरह सम्मिलित हो जाता है। द्वितीय है हिंद चीन, अर्थात इंडो चाइना, जो पूर्व द्वीप समूह है वो वाला इलाका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पुराने ग्रंथ लेते हैं हमारे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है जो कि हमारे सिंधु नदी में गिरती थी। उनका नाम है कुंभा, क्रुमु, सुवास्तु व गोमल। इन 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया जो कि अफगानिस्तान से, इससे विदित होता है कि अफगानिस्तान वाला इलाका भी हमारी सभ्यता और संस्कृति थी वहाँ। उसके बाद बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में भी अफगानिस्तान के हमारे वैवाहिक संबंध थे। महाभारत में उल्लेख है कि गांधार प्रदेश
जो अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, कांदास प्रदेश की राजकुमारी, क्या नाम था? गांधारी। तो अभी आपने लॉकडाउन में महाभारत वाला सीन देखा ही होगा, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो गांधारी थी, जो गांधार प्रदेश की थी। ऐसा इससे विदित होता है कि हमारे गांधार के साथ महाभारत कालीन इंडिया में वैवाहिक संबंध थी। उसके बाद करते हैं अशोक मौर्य काल में। मौर्य काल में हमारे महान सम्राट कौन था? अशोक। अशोक का एक अभिलेख मिला अफगानिस्तान में, क्या नाम था? सार ए कुनाह। ये द्विभाषिक अभिलेख है जो अफगानिस्तान वाले इलाके में मिला था। इसका तात्पर्य ये है कि मौर्य काल में भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद करें चौथी या पांचवी शताब्दी। चौथी या पांचवी शताब्दी में यहाँ पर यानी अफगानिस्तान इलाके में हमें मिली थी बौद्ध मूर्तियाँ। बामियान पर्वत अफगानिस्तान क्षेत्र में आता है। बामियान पर्वत से बौद्ध प्रतिमाएं मिली। बौद्ध प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त होती है, जो कि 2011 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नष्ट करवा दिया था। ठीक है, ये तो अफगानिस्तान की मेजर जो याद करने वाले एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के बाद में लेते हैं हम कुशी शहर। मध्य भारत और मध्य एशिया में जो कुशी क्षेत्र आता है, कुशी शहर की बात करते हैं। तो हम कुची ने पिछले बात की थी। कुची में जो अपना रेशम मार्ग था, दो भागों में बढ़ जाता था, उत्तरी रेशम मार्ग और दक्षिणी रेशम मार्ग। जो उत्तरी रेशम मार्ग है तो समरकंद, कासगढ़, करा शहर, तुर्फान आदि शहर आते थे। तो दक्षिणी रेशम मार्ग था जिसमें यारकंद, खोतान, केरिया, चेरचन, मीरान वगैरह आते थे। और ये कुची के बाद में जो डुनहुआन की गुफाएं हैं चाइना में, वहाँ जाकर ये दोनों रेशम मार्ग एक जगह मिल जाते, सम्मिलित हो जाते थे। ठीक है, तो बात करते हैं कुची शहर की। कुची शहर मध्य एशिया का उत्तरी भारत सांस्कृतिक केंद्र था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो कुची शहर है वो उत्तरी केंद्र था। ठीक है, और दक्षिणी केंद्र किसे कहते हैं? खोतान को। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप याद रखिएगा। तो मध्य एशिया के साम्राज्य में कुची एक ऐसा राज्य था जहां भारतीय संस्कृति अपने पूर्व वैभव पर थी। नरेश थे यानी राजा, उनके नाम भारतीय नाम के अनुरूप मिलते हैं, जैसे स्वर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, स्वर्णदेव। ये नाम जो भारतीय नाम से मिलते हैं प्राचीन समय में, अर्थात भारतीय नाम धारण करते थे। पुराणों में कुची को कुच्छद्वीप कहा गया। कुमार जीव है जो इनके पिता थे, पिता का नाम था कुमार नारायण, जो कि ये जम्मू कश्मीर के थे। कुमार नारायण कश्मीर निवासी थे, कुमार नारायण। और इनकी माता का नाम था जीवा, जो कुची की राजकुमारी थी। ठीक है, इनके पिता जो हमारे कश्मीर निवासी कुमार नारायण थे, और जीवा इनकी कुची की राजकुमारी इनकी माता थी। तो कुमार जी ने कश्मीर में, जो कुमार जी इनके पिता थे,
इन्होंने कश्मीर में बंधु दत्त से बौद्ध धर्म में सर्वविस्तारवादी मत की शिक्षा प्रदान की थी। और इसके बाद विकास कर चले गए जो प्राचीन वेदांग और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। यारकंद में कुमार जी वे जो हीनयानी से महायानी संप्रदाय में दीक्षित हुए। कहाँ पर हुए थे? यारकंद में। इसके बाद इन्होंने कूची में महायानी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुमार जीव ने अपनी विद्वता से भारत, मध्य एशिया व चीन में सम्मान अर्जित किया। खोतान में भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। जो दक्षिणी मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति की ये महत्वपूर्ण केंद्र था। उत्तरी में जो कूची था, इसी प्रकार दक्षिण में खोतान था। तो अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट अशोक के पुत्र कुस्तन या कई बार कुणाल भी कहा जाता है। तो इन्होंने खोतान में कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक के जो पुत्र था कुस्तन या कुणाल, तो इन्होंने खोतान में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इस कुस्तन का विजित संभव कहते हैं कि ये था पुत्र कुणाल का पुत्र था विजित संभव। कहते हैं इस विजित संभव के बाद जितने भी राजा इस खोतान में हुए थे उन्होंने विजित नाम का टाइटल धारण किया था, यानी उपाधि उन्होंने विजित नाम, जो अपने नाम के आगे विजित लगाया जितने भी राजा थे। ठीक है। चीनी यात्री था फायान के यहाँ पर आया था भारत में बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडिया आया था। इसने खोतान से होते हुए इंडिया में प्रवेश किया था। तो खोतान के बारे में बताता है कि यहाँ प्रत्येक घर में एक पैगोडा होता था। पैगोडा एक छोटा बुद्ध स्तूप। तो यहाँ प्रत्येक घरों में पैगोडा होता था, लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे। और फायान ने यहाँ पर 3000 बौद्ध भिक्षु देखे थे। खोतान में भारतीय रथ यात्राओं के समान खोतान में भी रथ यात्रा निकाली जाती थी। रथ यात्रा में क्या होता था कि इस रथ पर भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों से सुसज्जित रथ तैयार किया जाता था और उसमें रथ में बिठाकर यात्रा करवाते थे। राजा के दरबार से 100 कदम दूर होती तो राजा खुद अपने सर का मुकुट उतार के नंगे पांव दौड़ के उस रथ का कंधा देते थे और सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो ये भारत में भी होती थी और भारत के समान खोतान में भी रथ यात्रा की जाती थी। इससे भी पता चलता कि भारतीय संस्कृति खोतान में बहुत व्यापक तरह से प्रचारित थी। भूल गए थे जो ये 300 बौद्ध भिक्षु देखे थे वो खोतान में कौन सा विहार था? गोमती विहार में। ठीक है, गोमती विहार जो शिक्षा केंद्र था जहाँ बौद्ध 3000 महायान बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। एक फायन बात करता है कि यहाँ पर राजा का नया विहार था, बहुत ही स्वर्ण और चांदी से रत्न जड़ित था और इसको बनाने में 3 पीढ़ियों ने 80 वर्षों में समय लिया। 80 वर्षों का समय लिया। ठीक है। तो खोतान में 2 विहार था, एक तो गोमती विहार, एक राजा का नया विहार। तिब्बत में भारतीय संस्कृति का प्रचार किस प्रकार हुआ चर्चा करते हैं। तिब्बत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त है। जो प्राचीन में तिब्बत के किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन में तिब्बत को चोलखा, क्या नाम से जाना था? चोल का नाम से जाना जाता था। ठीक है। और हमारे महाभारत और एक हमारे कालिदास का ग्रंथ है
रघुवंश, ठीक है। महाभारत और रघुवंश में तिब्बत को क्या कहा गया? त्रिविष्टप। तिब्बत के लिए क्या शब्द काम लिया गया? त्रिविष्टप कहा गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार तो 7वीं सदी से शुरू हुआ था। तो तिब्बत में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सांग सेन गेम्पो। ये राजा था 7वीं शताब्दी के आसपास। सेन गेम्पो, इसने बौद्ध धर्म में आस्था रखते हुए एक व्यक्ति था, इन्होंने थॉनमी संभोट, क्या नाम था? थॉनमी संभोट नामक व्यक्ति को भाषा विज्ञान और व्याकरण के अध्ययन के लिए इंडिया में नालंदा विश्वविद्यालय में भेजा। उन्होंने नालंदा में तिब्बती वर्णमाला और व्याकरण का आविष्कार किया, इसलिए थॉनमी संभोट को तिब्बती साहित्य का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आएगा। बुद्ध धर्म बहुत बाद में 7वीं शताब्दी के आसपास में आया था बौद्ध धर्म। तो इससे पहले यहाँ कौन सा धर्म था? तो इससे पहले तिब्बत के लोग कौन से धर्म मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को मानते थे। राजा सेन गेम्पो ने बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए नालंदा औदनपुरी से इनमें कुछ विद्वानों को तिब्बत में इनवाइट किया, जिनका नालंदा से जो तिब्बत इनवाइट किए गए बौद्ध विद्वान थे, जिनका नाम था शांत रक्षित। क्या नाम था? शांत रक्षित। और औदनपुरी से जो विद्वान गए थे उनका नाम था पदम संभव। क्या नाम था? पदम संभव। इन दोनों विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया, जिनके निर्देश में तिब्बत में एक विहार बना जिसका नाम था समयस विहार। ठीक है, कौन सा विहार था? समयस विहार, जो तिब्बत में। पदम संभव ने तिब्बत में वज्रयान शाखा का प्रचार किया। कौन सी? जो जादू टोड़ने वाले ने वज्रयान शाखा का प्रचार किया। 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। विक्रम विश्वविद्यालय के आचार्य थे दीपंकर श्री ज्ञानातीश। ठीक है, 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान आचार्य दीपंकर श्री ज्ञानातीश तिब्बत गए और वहां पर 17 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, ये तो थी तिब्बत के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।